नमस्ते, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम एक रिपोर्टाज का आस्वादन कर रहे थे। राजस्थान के मणि मधुकर जी का रिपोर्टाज सूखे सरोवर का भूगोल। इस रिपोर्टाज के द्वारा हमारा परिचय राजस्थान के लोगों के संघर्षमय जीवन से हुआ। बहुत सी नई नई जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि दिसावर जाना, मऊ जाना, लेखक के बचपन के दोस्त सिराम से मिले, सुरती के पति नेवज्ञा के कारनामे देखे और दुर्भिक्ष के दिनों में भूख प्यास से बेहाल लोग कैसे अपनी मान मर्यादा, इज्जत सब कुछ छोड़कर घर परिवार से निकल जाते हैं, ये भी हमने देखा। देखते हैं आगे आगे लेखक हमारा परिचय किस किस से कराते हैं। धानकों के 8 छप्परों के ठीक सामने दूल्हे खां की कोठड़ी है। असली नाम हद्दी खां, उम्र 90 से अधिक। अब देखिए, ये जो तीसरा कैरेक्टर है जो हमारे सामने आता है, लेखक ले आते हैं उनके गांव के हद्दी खां नाम के एक 90 साल के एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में कहते हैं। उनका असली नाम हद्दी खां है, लेकिन लोग उन्हें दूल्हे खां पुकारते थे और उनका घर धानकों के 8 छप्परों के ठीक सामने था। धानक कौन होता है? जो धान मजदूर होते हैं। उनके 8 छप्परों के ठीक सामने था दूल्हे खां की कोठड़ी। अब तो आंखों में मोतियाबिंद पक गया है, पर छुटपन में जब हम उन्हें चिढ़ाते थे दूल्हे खां की घोड़ी, तो वे ऐसा साध कर कंकड़ मारते थे कि ठग से खोपड़ी पर बज उठता था। अब देखिए, अब 90 साल के हो गए हैं हद्दी खां, उन्हें हम दूल्हे खां पुकारते थे और अभी उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, मोतियाबिंद हो गया है उन्हें। लेकिन पहले क्या था, जब हम उन्हें चिढ़ाते थे दूल्हे खां की घोड़ी, दूल्हे खां की घोड़ी, तो वे कंकड़ मारते थे हमारे ऊपर और उनका निशाना एकदम ठीक हमारे खोपड़ी पर लगता था। हम क्यों उन्हें दूल्हे खां की घोड़ी पुकारते थे? एक मरियल सी घोड़ी थी दूल्हे खां के पास और बाऊ कहते थे कि कुछ पैसा लत्ता भी है। कुंवारे थे, पर बीवी की चाह बहुत तीव्र थी। अब देखिए, इनके पास एक मरियल सी घोड़ी थी। किसके पास? हद्दी खां के पास। और वो क्या था, मेरे पिताजी यानी कि लेखक के पिताजी कहते हैं कि उनके पास कुछ पैसा लत्ता भी था, लेकिन बेचारे कुंवारे थे और बीवी की चाह बहुत तीव्र थी, यानी कि शादी करने की इच्छा उनके मन में काफ़ी प्रबल था। घोड़ी पर चढ़कर नज़दीक की ढाणियों में चक्कर लगाते थे। अब वो जो मरियल सी घोड़ी है, उस पर चढ़कर वे पास की ढाणियों में चक्कर लगाते थे। किसकी तलाश में थे? किसी लड़की से ब्याह करने की। लड़कियों के घर वालों को धन का लोभ देते, लेकिन कोई फांस में आता नहीं था। आखिर एक जगह मामला पट गया। अब देखिए, ढाणियों में जाकर अपना पैसा का रौब दिखाते थे, लेकिन कोई भी अपनी लड़की को इस बूढ़े व्यक्ति से ब्याहने को तैयार नहीं था। आखिर एक जगह मामला पट गया। दूल्हे खां ने जल्दी मचाई और चट मंगनी पट ब्याह वाला सौदा कर दुल्हन को अपनी घोड़ी पर बिठा लिया। अब देखिए, एक जगह बात बन गई, लड़की वाले सहमत हो गए और हद्दी खां ने क्या किया, बिल्कुल भी देरी नहीं की। क्या जल्दी से मंगनी भी कर दी, पट ब्याह भी कर लिया। क्यों? इससे पहले कि लड़की वाले मुकर जाएं, ना कर दें, उन्होंने शादी कर ली और दुल्हन को अपनी घोड़ी पर बिठा लिया। ठाठ से 76 ढानी लौटे, शान से कोठड़ी का दरवाज़ा खोला। दुल्हन अंदर चली गई तो वे बाहर बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। आखिर इनकी इच्छा पूरी हुई, शादी हुई, एक घर वाले राजी हुए और दुल्हन को लेकर घोड़ी पर बिठाकर वे घर लाए। दुल्हन अंदर चली गई तो वे बाहर बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। वक्त कांटे नहीं कट रहा था। उन्होंने कुछ बातचीत शुरू करने का इरादा किया। मुंह में एक ही दांत था और वह बार बार जीभ को छू रहा था। अब देखिए, उनके मुंह में केवल एक ही दांत था, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनकी जीभ बार बार उस एक दांत से जा लगती थी। दूल्हे खां बुढ़ापे की झेप में आ गए।
पर तुरंत उसे गरिमा का रूप देते हुए कड़क कर बोले। अब देखिए, उन्हें शादी के बाद एहसास हुआ कि मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, एक ही तो दांत है। अब वो कुछ झेप गए और अपनी उस कॉम्प्लेक्स को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, कि वे काफ़ी बूढ़े हैं, उसे हटाने के लिए उसे गरिमा का रूप देते हुए कड़क कर बोले, सुनो बीवी, मर्द तो एक दंता ही भला। सुनो बीवी, मर्द मर्द हो तो एक दांत का ही है तो ठीक है, यानी कि एक दांत वाला मर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसमें मर्दानगी है तो वो काफ़ी है। अंदर से बीवी का उत्तर मिला, वाह, मुंह में हाड़ का क्या लाड़, वह तो सफम सफा ही अच्छा। अब बीवी का उत्तर तुरंत मिला। अंदर से, कोठरी के अंदर से बीवी कहती है कि मुंह में हाड़ का क्या लाड़, अरे मुंह में कुछ दांत की ही ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की हड्डी की ज़रूरत नहीं है, वह तो सफम सफा ही अच्छा। मुंह में कुछ ना हो, एकदम सफम सफा हो, एकदम साफ हो, वही अच्छा। दूल्हे खां खुश हो गए। रात को उन्हें पता चला कि बीवी तो एक खूंसट बुढ़िया है और उसके मुंह में एक दांत भी नहीं है। अब रात को उनके फर्स्ट नाइट को उन्हें पता चला कि क्या है, कि जो दुल्हन है वो तो बूढ़ी औरत है, उसके तो एक भी दांत नहीं है। धोखा हुआ कहते हुए वे माथा पीटने लगे। बीवी भी रोने लगी। इसी तरह सुबह हो गई। अब देखिए, इतने सालों से शादी की मुराद लिए हुए थे और जब बाद में शादी हुई तो ये क्या है कि घूंघट डाले रहते हैं दुल्हन, तो पता नहीं चलता अंदर बूढ़ी है या जवान है। अब धोखा हो गया। अब बेचारा रोने लगा। हाय हल्ला सुनकर बाऊ उनकी कोठरी में गए। सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन तसल्ली देने के लिए बोले, भाई दूल्हे खां, ऐसे यह घर कैसे बसेगा। अब जो मेरे पिताजी हैं, लेखक के पिताजी, दौड़े दौड़े उनके घर गए। सुबह रोना धोना शुरू हो गया। दोनों पति पत्नी रोने लगे, शादी के अगले दिन ही रोने लगे। तो पिताजी ने जाकर पूछा तो पिताजी को बात मालूम हो गया कि धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हद्दी खां से कहा, भाई दूल्हे खां, ऐसे यह घर कैसे बसेगा। देखो, तुम्हें घर बसाना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। दूल्हे खां टुकुर टुकुर दीवार की ओर देखने लगे। घर बसने वाली बात ने उनके मर्म को छू दिया। वे मुड़े और बीवी को गले लगाकर बोले, चुप हो जा बानो, यह घर तो अब बसना ही चाहिए। अचानक उन्हें याद आया, उन्हें अपनी हकीकत याद आई होगी शायद, कि उसका घर अगर इस प्रकार हो तो कभी नहीं बसेगा। तो उसने जाकर अपनी बूढ़ी बीवी को गले लगाया, उसे कहा, चुप हो जा बानो, यह घर तो अब बसना ही है। 2-2.5 साल बाद दूल्हे खां की बानो मर गई। इस मौत का उन्होंने भारी शोक मनाया और जगह जगह आंसू गिराते फिरे। अब 2-2.5 साल बाद वो बूढ़ी जो औरत थी वो मर गई और दूल्हे खां ने उसका काफ़ी शोक मनाया। खरियाबास के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ कभी मेंढक नहीं बोलते। अब राजस्थान के ही एक ऐसे इलाके के बारे में कहते हैं, खरियाबास, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कभी मेंढक नहीं बोलते। मेंढक अथवा दादुर कब बोलता है? बारिश के मौसम में। तो सीधा सा मतलब है कि बारिश नहीं होती है। धापली धिरानी खरियाबास की है, जुबान से तीखी। अब देखिए, एक अगला कैरेक्टर आ रहा है हमारे सामने। वो कौन है? धापली धिरानी। वो खरियाबास की है। और कौन से उसके खरियाबास की विशेषता क्या है? वहाँ कभी बारिश नहीं होती। जुबान से काफ़ी तीखी है। उजाड़ सलवटों भरा चेहरा, त्योरियों में टंकार। रूद जी ठाकर एक दफ़ा खरियाबास गए। नाई की यह छोरी उनके मन भा गई तो गांठ में ले आए। वो कैसे हुआ? रूद जी एक ठाकुर थे, वे एक दफ़ा खरियाबास गए और वहाँ एक नाई की लड़की से उनकी मुलाकात हुई। और वो कौन थी? ये धापली थी। तो उन्हें पसंद आ गया, उन्होंने गांठ में बांध लिया, यानी कि शादी कर ली। लेकिन रजपूती खून न होने के कारण धापली ठकुरानी तो नहीं बन सकती थी। उसके आगे धीरानी यानी मालकिन संबोधन जुड़ गया। अब देखिए, ठाकुर से शादी की है लेकिन वो जनजात राजपूत नहीं है, ठाकुर नहीं है, तो इसलिए वो ठकुरानी नहीं बन सकती। तो इसलिए क्या, उसे धीरानी कहकर पुकारने लगे। धीरानी यानी मालकिन।
अपनी कोख से उसने 18 को जन्म दिया है। सभी जिंदा हैं और अपने अपने गृहस्थी राज में लगे हुए हैं। धापली धिरानी 60 लांघ चुकी है, पर बदन में कड़क कठोर है और हर मेले ठेले में बन ठन कर निकलती है। अब देखिए, ये नाई की बेटी है, खरियाबास से है, और लेकिन उसकी शादी किससे हुई? रजपूत खून से हुई है, यानी कि रुद्रजी ठाकुर से उसकी शादी हुई है। और वो कैसे, और उसका बदन कैसा था? कड़क कठोर था। 60 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी जवान दिखती थी और हर मेले ठेले में बन ठन कर निकलती थी। रुद्रजी ठाकुर जीवित थे तब उनके अफीम की रंग सभा में धापली ही पुरसगारी करती थी। अब जब रुद्रजी ठाकुर जिंदा थे, वे काफ़ी अफीम की रंग सभा लगाते थे, यानी कि काफ़ी ऐशो आराम से जीते थे और रंग सभाएं होती थी, और उसमें ये जो धापली है वो पुरसगारी करती थी। वो उसका एक मेन अट्रैक्शन हुआ करती थी। साथ में गादी पर जमती थी, रीझती रिझाती थी। उनके मरने के बाद वह अब सुगनी हो गई। अब देखिए, वो रुद्रजी जब जीवित थे तो वो महफिलों में सबको रिझाती थी, सबको खुश करती थी, और उसका बदन भी ऐसा था कि जवानों जैसी थी। मेले ठेले में जाती थी तो काफ़ी सज धज कर जाती थी। वो खुद तो रजपूत खून नहीं थी, लेकिन फिर भी रुद्र जी की पत्नी थी, इसलिए उसे रुतबा मिला था और समाज में उसका एक स्थान था। लेकिन देखिए, रुद्र जी के मरने के बाद वह अपसगुनी हो गई। अचानक रुद्र जी की मृत्यु के बाद की जो गरिमा थी, जो उसके जो समाज में जो स्थान था, वो एकदम से ख़त्म हो गया। आज किसी शुभ कार्य की शुरुआत पर धापली का जिक्र तक खराब समझा जाता है। देखिए, इस प्रकार के अंधविश्वास भी राजस्थान में बड़ी मात्रा में वहाँ के गांव प्रदेशों में पाया जाता है। ये अन्य कई रचनाओं में भी पढ़ने को मिला है कि ये जो किसी को अशुभ मानना, तो ये जो धापली थी वो एक ज़माने में जब उसका पति ज़िंदा था तो उसकी काफ़ी मायने रखती थी, लेकिन पति के मरने के बाद वो क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। कई डरावनी चर्चाएं प्रचलित हो गई हैं। हीर मीना रेवड़ चराकर लौट रहा था कि धिरानी ने उस पर मंतर कर दिया। अब ऐसी अफवाहें फैलने भी लगी थी। एक अफवाह तो ये है कि हीर मीना वो क्या था, वो चरा कर अपने गायों को चरा कर लौट रहा था, तो वो धिरानी ने उस पर मंतर कर दिया। वह हफ्ते भर चारपाई में रहा और चल बसा। कोई कहता है देखो इसने मंत्र कर दिया, इसे मंत्र करना आता है धिरानी को। कोई और कहता है डालू रेगर की बेटी हंसकोर पूरे दिनों पर थी। एक दिन धिरानी ने उसे नज़र भर कर देख लिया। शाम होते होते कच्चे गर्भ का दर्द शुरू हो गया और आखिर उसका दम टूट ही गया। अब कोई और कहता है देखिए, ये धिरानी ने एक फुल्ली प्रेग्नेंट लेडी को यूं घूर लिया कि शाम होते होते क्या हुआ, उसका अबॉर्शन हो गया। राते पिंडजी के मकान में घिरानी आध घड़ी आकर बैठी। उसके जाते ही दीवार ढहकर गिर पड़ी और मलबे में दबकर 2 बकरियां मर गई। अब कोई और कहता है देखिए, ये धिरानी जो है कहाँ आकर बैठी? पिंडजी के मकान के पास आकर बैठी और उसके जाते ही देखो कितना अशुभ हो गया, दीवार ढहकर गिर पड़ा और मलबे में दबकर 2 बकरियां भी मर गई। उड़ती फिरती इन बातों ने धिरानी के अकेलेपन को अधिक निजी, घना और अंधकारमय बना दिया है। अब धिरानी के बारे में इतनी सारी बातें लोग कहने लगते हैं कि वो इतनी अशुभ है, उसकी नज़र पड़ने से ही कुछ ना कुछ अशगुन हो जाता है। मैंने देखा वह उसी पुरानी सज धज में एक चटाई पर अधलेटी सी हो रही है। गालों का रंग राख जैसा झुरझुरा पड़ गया है, पर आँखों की पुतलियों में एक चमक, एक अनिश्चित अकबकापन है। मुझे जून 66 की एक घटना याद आती है। अब देखिए, मेरे मन में धापली धिरानी को लेकर एक घटना याद आती है। वो 66 की बात है। उस समय क्या था? भयंकर गर्मी। सूखे की मार ने ढानी को खोखला कर दिया था।
ढानी एकदम खोखला हो गया, यानी कि सभी मऊ चले गए, गांव छोड़कर चले गए। 4-5 जनों को छोड़कर सब मऊ के लिए जा चुके थे। आपको पता है मऊ जाना कितना भयानक होता है, खास करके स्त्रियों के लिए। यानी कि भोजन की तलाश में घर परिवार, बाल बच्चे, पति सबको छोड़कर, गांव छोड़कर कहीं चले जाते हैं लोग, और इस चले जाने को मऊ कहना कहते हैं। मैं दीवालों और नंगे पुआलों के बीच बड़बड़ाता भटकता रहा, न कहीं पानी न कहीं धान, सिर्फ धूल और ताप। अब मैं उस समय क्या कर रहा था? दीवालों और नंगे पुआलों के बीच बड़बड़ाता हुआ भटक रहा था। न कहीं पानी न कहीं धान, पूरी ढानी खोखला हो गई थी, सिर्फ धूल और ताप। वो जून का महीना था, भयंकर गर्मी थी। सन 66 की बात है। भैरू जी के चबूतरे के सामने वाली तलाई में मुझे किसी स्त्री की पीठ नजर आई। यानी कि लेखक यूं ही घूम रहे थे उस गर्मी के दिनों में, जब सारा गांव वीरान हो गया था। तो वहाँ भैरू जी के चबूतरे के सामने एक छोटी सी तलाई है, तलाई यानी छोटी सी एक तालाब है। तो वहाँ मुझे एक स्त्री की पीठ नजर आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उधर बढ़ा। वह धापली धिरानी थी। तो मुझे मेरे मन में कौतूहल जगा कि ये स्त्री यहाँ क्या कर रही है। पानी तो है ही नहीं, हुआ करता था वहाँ एक छोटा सा तालाब। तो एक स्त्री की पीठ दिखी तो मैं वहाँ गया। वह कौन थी? धापली धिरानी थी, चितबंकी और मुरझाई हुई। तलाई में थोड़ा कीच बाकी था, वह उसे मसल मसल कर खा रही थी। अब देखिए, मैंने इतना भयानक दृश्य देखा। वो तलाई जो है, तालाब के जो पानी सब सूख गया है, थोड़ा सा कीचड़ बाकी था। तो मैंने क्या देखा कि वो कीच खा रही है, वह उसे मसल मसल कर खा रही थी। भय से मेरी नसें खिंच गई। अब भय से मेरी नसें खिंच गई। देखिए, आदमी प्यास और भूख से कुछ भी कर जाता है। मैंने पुकारा, धिरानी माँ, क्या कर रही हो? उसने पलटकर स्थिर दृष्टि से मुझे देखा, फिर पिशाचिनी की तरह हंसती हुई बोली, दूध दलिया खा रही हूँ। अब देखिए, कीचड़ खा रही थी धिरानी, और पूछने पर व्यंग्यात्मक रूप से पिशाचिनी की तरह हंसती हुई बोलती है, दूध दलिया खा रही हूँ। सुनकर मेरा सत निचुड़ गया था। आज मैं उसी धिरानी को रावले के कोने में देख रहा हूँ। उससे मुजरो या राम राम करने का साहस मुझ में नहीं है। गुमसुम आगे चल पड़ता हूँ। मोटी तीवे पर दाखा और स्यांती की बातचीत मेरे कानों में पड़ती है। दोनों कड़बी के पूले बांध रही हैं। आज धिरानी को सभी क्या कहते हैं? डायन कहते हैं, अशगुन कहते हैं। और उसके बारे में 2 लोगों की बातचीत भी मेरे कानों पर पड़ी। कौन 2 लोग हैं? कौन से 2 लोग हैं? दाखा और स्यांती। वो लोग कह रहे थे, सुना तुमने, धिरानी अब डाकन हो गई है। दाखा फुसकियों में बोलती है। तुम्हें कैसे मालूम? स्यांती का स्वर जरा तेज है। देखो, 2 स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, धिरानी के बारे में बात हो रही है, और दाखा उसमें कहती है कि तुमने सुना धिरानी आजकल डायन हो गई है। तो स्यांती पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम? वह मसान में मेरी माँ को मिली थी और एक मुर्दे की खोपड़ी निकालकर झिंझोड़ रही थी। वो श्मशान में मेरी माँ से वो मिली थी। और क्या है, श्मशान में मेरी माँ को वो मिली थी। वो वहाँ क्या कर रही थी? मुर्दे की खोपड़ी निकालकर झिंझोड़ रही थी। अगर तुम्हारी माँ भली है तो वह खुद मसान में क्या करने गई थी? स्यांती का यह चुपता हुआ प्रश्न दाखा की बोलती बंद कर देता है। अब स्यांती भी छोड़ने वाली नहीं थी। वो पूछती है कि तुम्हारी माँ मसान में क्या करने गई थी? अगर तुम्हारी माँ इतनी भली है तो वो क्यों गई थी मसान में? क्योंकि भले लोग मसान में जाते नहीं बेवजह। हवा में कड़की के पत्तों की सलफलाहट तैर रही है। सुरती बयान की लड़की है स्यांती, स्वभाव से अटपटी, बात की खरी। चूंकि ठाकर के रावले से उसका संबंध है, मैं कभी कभी उससे मजाक में कहा करता हूँ, खमा घनी अंदाता। अब ये जो स्यांती है वो
ठाकुर के रावले से संबंध रखती है, यानी कि राजपूत के परिवार से संबंध रखती है, तो मैं कभी कभी उससे मजाक में कहा करता हूँ, खमा घनी अन्नदाता, यानी तुम ही हमारे अन्नदाता हो। व्यंग्यात्मक रूप से मैं कहता हूँ तो वो क्या उत्तर देती है, वह किसी रानी की तरह गर्दन में हल्का सा खम देती हुई हाथ उठाती है और कहती है, जाओ 3 गांवों का पट्टा तुम्हारे नाम लिख दिया, मैंने 3 गांव तुम्हारे नाम लिख दिया। तो स्याती भी उसे उसी व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर देती है, क्या कहती है, जाओ 3 गांवों का पट्टा तुम्हारे नाम लिख दिया। रेती के पहाड़ों पर शाम का धुआं सा गिरने लगा है। 300 फुट गहरे कुएं से औरतें पानी का चड़स खींच रही हैं और भ्रूण की चर चूं किसी दुख भरी चीख में तब्दील हो चुकी है। अब रेती के पहाड़ों पर देखिए, रेत के पहाड़, रेगिस्तान का एक सीनरी होता है ना, रेत के बालू का टीला, रेत का पहाड़, और शाम को धुआं सा गिरने लगता है। औरतें पानी खींच रही हैं, लेकिन चरचूं की आवाज़ ज़्यादा और पानी कम। मनसा गायों का हाँकता हुआ बार बार थूक रहा है, उनके खुरों की गर्द गले में फंस रही है। इस बार बरखा हुई थी, इसलिए फसल ठीक रही। थोड़ा बहुत माजरा हरेक के कुठले में आ गया। इस बार थोड़ी सी बरसात हुई थी। देखो लोगों की ज़िंदगी कैसे बरसात पर इतना डिपेंडेंट होता है। इस बार बरसात हुई तो इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा धान मिल गया। सबके कुठले में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है, धाड़ेतियों का डर बना हुआ है। धाड़ेती कौन है, डाकू। डाकू कौन होते हैं, जो सरेआम आकर आपको लूट कर ले चलते हैं। चोर और डाकू में क्या अंतर होता है, चोर चुपके से आता है, जब हम लोग सब सो रहे होते हैं या फिर घर में कोई नहीं होता तब चोर आता है। डाकू क्या है, सरेआम आता है, सबके सामने आते हैं और बंदूक दिखाकर लूट कर ले जाते हैं। वे ऐसे मौके पर ही आते हैं और सब कुछ छीन कर चल देते हैं। आजकल उनके पास जीपें हैं, पहले ऊँट हुआ करते थे, पहले ऊँट के ऊपर आते थे डाकू। अभी तो क्या है, उनके पास जीप भी है। अभी तो क्या है, उनके पास जीप है। दारू पिए हुए ऊँटों की बलबलाहट सुनते ही स्त्री पुरुष मैदान में निकल आते थे। बच्चों को छतों पर फेंक दिया जाता था ताकि वे धाड़ेतियों के रास्ते में न आए। देखिए इनका जीवन, एक तो पानी नहीं है, कभी कभार बरसात होती है, और जब बरसात होती है थोड़ा धान मिलता है तो उस समय उसे छीनने के लिए, इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए कौन आते हैं, डाकू आते हैं। तो उस समय क्या करते हैं ये लोग, बच्चों को छतों पर फेंक देते हैं। वरना ये डाकू जो है या तो जीप में आते हैं या फिर ऊँट में आते हैं, तो बच्चों को उनसे बचाने के लिए छतों पर फेंक दिया जाता है बच्चों को, ताकि वे इन डकैतों के रास्ते में ना आए। मैदान में कुछ खून खच्चर होता और फिर निशंक लूटपाट होने लगती है। अन्न का एक चिन्ह तक नहीं छोड़ते थे। अब देखिए गांव वाले हैं बेचारे, उनके पास बंदूक हथियार तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी डकैतियों से सामना करते हैं, खून खराबा होता है और अंत में क्या होता है, लूट कर ले जाते हैं। अन्न का एक चिन्ह तक नहीं छोड़ते। कभी कभी हाकमों की जीपें भी आती हैं, अनाज की नहीं, औरतों की टोह में। अब देखिए क्या क्या इन्हें सहना पड़ता है। अगर अनाज थोड़ा सा है किसी साल तो उस समय डाकू आते हैं, या फिर कभी हाकम आते हैं। हाकम कौन होते हैं, जो औरतों की टोह में आते हैं, औरतों को पकड़ कर ले जाने के लिए आते हैं। मीरू के शब्दों में, अब देखिए गांव की ही मीरू कहती है, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे कौन है, यानी कि हाकम, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कुछ छोरियां लेकर चली जाती हैं और ढानी का बोझ हल्का हो जाता है। देखिए कैसे कहते हैं, छोरियों को लेकर चले जाते हैं, लड़कियों को लेकर जीप में लेकर चले जाते हैं, और गांव वाले उसे किस तरह लेते हैं कि चलो ढानी का बोझ हल्का हो गया। देखिए गरीबी के कारण अपनी बहू बेटियों को, उनकी इज्जत के बारे में गांव वाले ही ऐसे सोचने को मजबूर होते हैं कि लड़कियों को लेकर चले गए तो कोई बात नहीं, ढानी का बोझ हल्का ही हुआ। यह मेरी ज़मीन है, निर्लज और निर्जीव। देखिए मणि मधुकर जी इस रिपोर्टाज को लिखते लिखते इतने दुखी हो जाते हैं। यह मेरी ज़मीन है, निर्लज है, निर्जीव है,
न कुछ पा लेने का संतोष, न खो देने का दर्द। लगातार अकाल पड़ते हैं, धरती कुछ नहीं देती। आकाश आकाश तसले की तरह ठनठनाता रहता है और आदमी इतना कुंद हो जाता है कि वह अपने से अलग किसी का ख्याल नहीं कर पाता। देखिए, जहाँ भारत के दूसरे प्रदेशों में बहू बेटियों की इज्जत का इतना ख्याल रखा जाता है, जहाँ किसी लड़की पर हुए आक्रमण को हम इतने ज़ोर शोर से उसका विरोध करते हैं, वहीं मेरा गांव है, मेरी ज़मीन है, इतनी निर्लज्ज और निर्जीव है। न कुछ पाने का संतोष इसमें है, न कुछ खो देने का दर्द है। क्यों? क्योंकि धरती कुछ देती ही नहीं, आकाश यूं ही ताकता रहता है और आदमी इतना गिरा हुआ है कि अपने से अलग किसी का ख्याल नहीं कर पाता। भूख ही सबसे बड़ी बात है। जब भूखा आदमी है तो वो कहाँ अपने परिवार के बारे में सोचेगा, कहाँ अपनी पत्नी की इज्जत, कहाँ अपनी बेटी की इज्जत के बारे में सोचेगा। भाई वो अपनी ही बारे में सोचेगा। भूख उसे बेबस कर देती है। सास ससुर पति बच्चे सब सो रहे हैं और 20 रोज़ की भूख से तलफलाती हुई औरत अचानक उठकर कहीं चल देती है। देखिए, औरत 20 रोज़ से जब वो 20 दिन वो खाना नहीं खाती है तो 20 दिन के बाद मजबूर होकर वो अचानक उठकर घर छोड़कर कहीं चली जाती है, अपना शरीर बेचने को मजबूर हो जाती है। इस चलने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसके पास इस चलने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिंदा रहने की इच्छा सब कुछ करवा लेती है। पिता किसी गड्ढे में बचा कुछा धान छुपा देता है। अब पिता क्या करता है? किसी गड्ढे में बचा कुछा हुआ धान छुपा कर रखता है। किससे छुपाता है? अपने बच्चों से। रोज़ खुद 1-2 फांकी मार लेता है पर अपने बच्चों को एक दाना तक नहीं दिखलाता और उन्हें अपनी मौत मरने देता है। अब देखिए, बच्चों को एक दाना भी नहीं देता। ये पिता कर रहे हैं। वो पिता जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया और जिसका दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को पाले। लेकिन पहले उसकी भूख तो मिटे, तब पिता भी इतना स्वार्थ हो जाता है। वो धान को अपने बच्चों से ही छिपा कर खाता है। मनुष्य का आचरण जिनके लिए एक चिंतन है, वे इसे निर्दयता कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कहना बहुत आसान है। अब लेखक कहते हैं, इसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि भाई इतने निर्दय हैं लोग, पिता इतना निर्दय है, माँ इतनी निर्दय है। कह सकते हैं, कहना आसान है, लेकिन जिस तरह से भरपेट डकार लेते हुए वे दया, ममता, समता, बंधुता आदि का जिक्र करते हैं, वह मेरी समझ से बाहर है। भरपेट भोजन खाकर आप डकार लेते हुए दया, माया, ममता, समता, बंधुता इन सब पदावलियों का प्रयोग करते हैं तो कहना आसान है। लेकिन आप जब भूखे हों, आपने खुद 20 दिन से कुछ खाया ना हो, आपके बच्चे भूखे हैं, तब कहाँ दया, क्या ममता, क्या समता, क्या बंधुत्व? यह मेरी समझ से बाहर है। छुटभइयों की ड्योढ़ी के सामने एक हड़काया कुत्ता घूम रहा है। अब छुटभैया है, छुटभैया मानी निचले स्तर के लोग, उनके ड्योढ़ी के सामने एक कुत्ता घूम रहा है, बेतरह हाँफता हुआ। जीभ से लार गिर रही है, दांती भद्दे ढंग से बाहर निकली हुई है। जिसे देखता है काट खाने को दौड़ता है। अब देखिए, मानव के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, आदमी के लिए ही भोजन नहीं है, तो कुत्ते भी बेहाल ही होंगे। तो एक कुत्ते की बात करते हैं जो बेतरह हाँफता हुआ घूम रहा है, उसकी जीभ से लार निकल रही है, उसके दांत भद्दे ढंग से बाहर निकली हुई है और जिसे देखता है काट खाने को दौड़ता है। मोहब्बत उधर से गुजरता है तो ठिठक कर कुत्ते को घूरता है छिन भर। अब वहाँ से कौन गुजरता है? मोहब्बत गुजरता है। मोहब्बत एक और कैरेक्टर है। वो क्षण भर के लिए उस कुत्ते को देखता है, फिर झपट कर उसकी पिछली टांगें पकड़ लेता है और खोपड़ी दीवार पर दे मारता है। अब देखिए, कुत्ते को उसके पिछली टांग से पकड़ता है और उसकी खोपड़ी दीवार पर दे मारता है। एक कांय के साथ कुत्ता ढेर हो जाता है। खून का सोता उसकी नाक से बहने लगता है। सांस की फुकनी रुक जाती है। मोहब्बत
हथेलियाँ झाड़ता हुआ चल देता है। देखिए एक कैरेक्टर है मोहब्बत, उसे इतना गुस्सा आता है इस कुत्ते पर, उसके पीछे के 2 टांगों को पकड़कर उसे दीवार से पटक देता है उसका सिर। कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है, मर जाता है। उसके नाक से खून बहने लगता है, सांस की फुकनी रुक जाती है और मोहब्बत हथेलियाँ झाड़ता हुआ ऐसा चल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोहब्बत लड़ाका है, काफ़ी लड़ाका है मोहब्बत, काफ़ी लड़ाकू है मोहब्बत। उसकी सभी से थोड़ी बहुत कहा सुनी रहती है। किसी का ताव, किसी का हुक्म उसे मंजूर नहीं। कोई उस पर ऑर्डर करे, कोई उस पर कोई ताव दिखाए, ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। तो इसलिए क्या होता है, सभी से थोड़ी बहुत आनाकानी उसकी चलती रहती है, अपनी चाल में चलता है। एक पुलिसिया उसकी मासी को ले जाना चाहता था, बस झगड़ा कर बैठा और अपनी बाईं आंख गंवा दी। अब एक घटना याद आती है लेखक को। एक बार क्या हुआ, एक पुलिस वाला इस मोहब्बत के मासी को उठाकर ले जाना चाहता था। अब मोहब्बत को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो झट झगड़ा कर बैठा और उस झगड़े में वो अपनी बाईं आंख खो देता है। क्या होता है, पुलिसिया ने एक गाली दी तो मोहब्बत ने 10 सुना दी। तो उस समय क्या हुआ, पुलिस वाले ने 1 गाली दी तो मोहब्बत तो लड़ाका था ही, उसने 10 गाली दी। ढानी वालों ने टोका पर वह नहीं माना। अब ढानी वाले हैं, वो जानते हैं कौन पावरफुल है, पुलिस वाला पावरफुल है। अब पुलिस वाले को गुस्सा आ गया तो पूरे ढानी पर आपत्ति हो जाएगी। तो इसलिए ढानी वाले जानते हैं कि पुलिसिया गलत है, वो किसी और स्त्री को उठाकर ले जाना चाहता है और मोहब्बत एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है, अपनी मासी की रक्षा कर रहा है। लेकिन ढानी वालों ने उसे टोका पर वह नहीं माना। पुलिसिये ने उसकी आंख में लोहे की छड़ घुसेड़ दी। अब पुलिस वाले को इतना गुस्सा आया, मोहब्बत के आंख में लोहे की छड़ घुसेड़ दी। मोहब्बत ने लपक कर ऐसा गुत्था मारा कि वह धूल चाटने लगा। मोहब्बत को इतना गुस्सा आया कि वो लपक कर, उसने क्या किया, लपक कर उसे ऐसा मारा कि पुलिस वालिया धूल चाटने लगा। तब गरबी, जाट, धूंकल, राम सिरे और स्योजत ने मिलकर मोहब्बत को पकड़ लिया। अब गांव वाले, ये सब मोहब्बत के गांव वाले, जिसे वास्तव में क्या करना चाहिए था, पुलिस वाले के खिलाफ कुछ कहना चाहिए था, लेकिन गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने मोहब्बत को ही पकड़ लिया। बेभाव उसकी धुनाई करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि थाने की कोप दृष्टि ढानी पर पड़े। क्यों उन्होंने मोहब्बत को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर लिया? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि थाने वालों की कोप दृष्टि उनकी ढानी पर पड़े। बर्बादी मचे, वह चुपचाप मार खाता रहा। बेचारा मोहब्बत एक अच्छा काम करने निकला और मार खाने लगा। गांव वालों की मार खाई और ऊपर से पुलिस वाले ने उसके आंख में लोहे की छड़ भी घुसेड़ दी। अगर धापली धिरानी ने बीच में पड़कर न छुड़ाया होता तो उसका अंत दूर नहीं था। अब देखिए, बेचारी धापली धिरानी वही आई, उसने गांव वाले और मोहब्बत के बीच खड़े होकर मोहब्बत को छुड़ाया, वरना उस दिन मोहब्बत का अंत निश्चित था। निकासी पर अगले रोज डूंगर माता का मेला था। अगले रोज निकासी पर, निकासी यानी शहर यानी गांव से बाहर की ओर निकलने का जो रास्ता है, वहाँ डूंगर माता का मेला था। देखिए, एक मेला लगा था। मैं इस छोर से उस छोर तक डोलता रहा। सब मौज में थे, मगन थे, खुशी के हर टुकड़े को जेब में रखने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इतने सारे दुख को लिए हुए हैं गांव वाले। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मेला लगता है तो लोगों के मन में जो फेस्टिव सीजन में जो खुशी आती है वो बराबर बरकरार है। वो सभी खुशी से झूम उठते हैं। ऐसा लगता है मानो खुशी के हर टुकड़े को वे जेब में रखने की कोशिश कर रहे हों। सभी मौज में थे, मगन थे, चेहरे पर किसी संताप की कोई शिकन नहीं। जब मेला लगता है तो उनके चेहरे पर दुख या संताप या शोभ कुछ भी नहीं, कोई शिकन नहीं। ठुमकते हुए ऊंट झाग गिरा रहे थे
और उनके बांके सवार मारचंग में गोरबंद बजा रहे थे। गोरबंद यानी उनका जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस है। देखिए यह है गोरबंद। तो ये जो लोक नृत्य है, इसमें राजस्थान के वो जो प्रदेश के लोग हैं अपने सभी दुख दर्द को मानो भूल जाते हैं। फोक संगीत का, लोक संगीत का, लोक नृत्य की यही एक विशेषता है कि लोग अपने दुख को भूल जाते हैं, बस गाने बजाने में मगन हो जाते हैं। चूड़ियाँ, झुनझुनों, डोरियों और शक्करपारों की खरीद जोरों पर थी। अब मेला लगा हुआ है तो वहाँ चूड़ियाँ हैं, झुनझुने हैं, डोरियाँ हैं, शक्करपारी हैं। धीरानी ने देखते ही आवाज़ दी, मिनिया। अब देखिए धीरानी ने लेखक को पहचान लिया, इतने सालों बाद भी बुलाया, मिनिया। पाँव छुए तो अंदर तक भीग गई, गला भर आया, देर तक सिर पुचकारती रही। फिर ओढ़नी की बुगची से 10 पैसे का सिक्का निकाला और मेरे हाथ में रख कर बोली, जा शक्करपारे लेकर खा ले। अब देखिए धीरानी ने देखते ही लेखक को बुलाया और लेखक ने जब उनके पाँव छुए तो वो अंदर से भीग गई, एकदम उसका दिल पसीज गया, गला भर आया और देर तक सिर पुचकारती रही। और फिर उसने क्या किया, जैसे बचपन में लेखक को दिया जाता था, धीरानी देती थी पैसे, कहती थी कि जाकर शक्करपारे खा ले, वैसे ही इतने बड़े लेखक को वो एक बार फिर देती है पैसे और कहती है, जा शक्करपारे लेकर खा ले। मैं मुश्किल से आंसू रोक पाया। धीरानी माँ को सब कुछ याद था। वह हर मेले में खर्चने के लिए मुझे 1 टका दिया करती थी। देखिए गांव के लोगों की जो निष्कलंक स्नेह है। इस बूढ़ी औरत के पास खुद तो पैसे नहीं हैं, खुद तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उसका अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके मन में जो स्नेह है, जो प्यार है लेखक के प्रति, बचपन में देती थी तो वही याद उसे रहा। और जैसे ही लेखक ने उसके पाँव छुए उसका दिल भराया, उसका गला भराया और उसने उसे शक्कर पानी खाने के लिए पैसे दिए। तो ये रिपोर्ताज बहुत कुछ कह जाती है। मेरे लिए भी ये रिपोर्ताज एक नया अनुभव था। हालांकि पहले पहल मुझे लगा ये काफ़ी क्लिष्ट है, इसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, यही सोचकर मैं परेशान थी। लेकिन अब मुझे लगा कि साहित्य हमेशा मन को मोहने वाली बातें ही नहीं करती, साहित्य जीवन के सत्य को भी दर्शाती है। और ये रिपोर्ताज उस प्रदेश के लोगों का जीवन का नग्न सत्य है जिससे रूबरू होना ज़रूरी है। अब ये रिपोर्ताज पढ़कर आप और हम कईयों को लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि भौगोलिक विशेषता के कारण जिस प्रदेश में हमने जन्म लिया है और जिस प्रदेश में इस लेखक ने जन्म लिया है, इन दोनों में कितना अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। और इस भौगोलिक विशेषता ने हमारे संस्कार को, हमारे जीवन को ही बदल दिया है। जरा सोचिए, ऐसे प्रदेश में रहने की जो स्थिति अगर आएगी जहाँ पानी का नामो निशान नहीं, जहाँ गांव का गांव खाली हो रहा है, जहाँ लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं भोजन के लिए, रोटी के लिए, और कभी कभार जब बरसात होती है तो डाकुओं का डर लगा रहता है, या फिर उन हाकमों का डर लगा रहता है जो लड़कियों को पकड़ने आते हैं। तो इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ताज के द्वारा ही मालूम हुई। तो आशा करती हूँ आप लोग इसके मर्म को समझ गए होंगे। जुड़े रहिए, शीघ्र ही इसके मलयालम वर्जन के साथ हम हाजिर होंगे। बाय।